हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आगे के और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है नेशनल इनकम के उनको डिस्कस कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट नंबर है 42, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो भी कर्मचारी कहीं भी काम करते हैं तो उनको जो भी मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो किसी भी इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारियों को यानी कि एम्प्लॉय को अपने मालिक की ओर से इन कैश में जो मिलता है, इन फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन बाद में आएगा, बट इन काइंड्स यानी कि फ्री में या कंसेशनल जो भी मिलता है, और इन फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर मीन्स इन कैश। मान लो उनको मिल गए 40,000 रुपीज़, ये इन कैश है। इन काइंड्स यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मिल गया या कंसेशनल रेट पर जो भी मिल गया, हो सकता है कि उनको बिजली पानी वगैरह फ्री में मिल जाए या कंसेशनल रेट पर मिल जाए, वो जो भी मिलता है। और इन फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, जिसमें उनका पीएफ भी आ जाता है या कोई बोनस वगैरह भी आ जाता है या उनका कोई इंश्योरेंस वगैरह भी आ जाता है। तो इन रूपों में जो भी मिलता है दैट द सम टोटल ऑफ दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, कि कर्मचारियों को अपने मालिक की ओर से कैश के रूप में इन कैश इन फॉर्म ऑफ काइंड्स यानी कि फ्री या कंसेशनल जो मिल जाए, हो सकता है उनको मकान फ्री में मिला हुआ हो सकता है उनको गाड़ी फ्री में मिली हुई हो या बिजली पानी फ्री मिला हो या कंसेशनल रेट पर मिला हुआ हो। और इन फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, कि मालिक की ओर से सोशल कंट्रीब्यूशन जो भी मिला है, कि वो प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, उनका इंश्योरेंस भी हो सकता है, वो बोनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों रूपों में उनको जो भी मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ये याद रखना कि कैश, वेजेस और सैलरी केवल कैश में माने जाते हैं, जबकि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें कैश भी शामिल होता है, प्लस में इन काइंड्स भी शामिल होता है, प्लस में सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर भी शामिल होता है। इसलिए वेजेस और सैलरी अगर आपको दिए हुए हैं तो सिर्फ कैश में माने जाएंगे, उसके अलावा इन काइंड्स भी ऐड होगा और सोशल कंट्रीब्यूशन भी ऐड होगा। इसके अलावा हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट नंबर 43, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जिसे एक और नाम भी दिया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन वेज इनकम। नॉन वेज इनकम कि कर्मचारियों को अपने मालिक की ओर से अपनी सेवाओं के बदले में या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं उनको अपनी सेवाओं के बदले में नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इंटरेस्ट और नंबर 3 प्रॉफिट। क्योंकि वेजेस जो है वो तो कहाँ चली गई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में चली गई, इसलिए उसके बाद 3 बचते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और अगर आपको रॉयल्टी दिया हुआ है तो वो भी ऐड हो जाएगा। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के बदले उसके मालिक को हम जो पेमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। अगर आप पहाड़ से पत्थर लेकर आओगे तो जो देकर आओगे रॉयल्टी, अगर नदी में से बजरी लेकर आओगे तो जो दे के आओगे रॉयल्टी, कोयले की खान में से कोयला लेकर आओगे तो जो दोगे वो रॉयल्टी। नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के बदले जो भी पेमेंट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। तो 3 तो कंपलसरी हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और अगर रॉयल्टी है तो इसको भी ऐड किया जाएगा, यानी कि इन चारों का जो सम टोटल होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। क्योंकि इसमें वेज शामिल नहीं होता, क्योंकि वेज चला जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि इसमें वेज शामिल नहीं होता इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन वेज इनकम, क्योंकि इसमें वेज शामिल नहीं होता। तो एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। एक आता है जैसे हमने बात की प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या तो आपको डायरेक्ट दे रखा होगा, अदरवाइज प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, और एक होता है कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, यानी कि कोई भी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से जो भी टैक्स गवर्नमेंट को देती है दैट इज़ कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। और एक होता है डिविडेंड, जो अपने शेयर धारकों को दिया जाता है, यानी कि कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा देती है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। और तीसरा इसमें होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कोई भी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास ही रख लेती है, उसका किसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती। वो उसकी अपनी फ्यूचर की कुछ प्लानिंग होती है कि अपनी कंपनी को और बढ़ाना है, कोई नया प्लांट लगाना है या उसको एक्सपैंड करना है, कुछ भी करना है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास ही रख लेती है, उसका किसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, दैट इज़ कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
इसलिए अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड एंड नंबर 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इन चारों को ऐड करेंगे, 3 तो इसमें कंपलसरी हैं और रॉयल्टी अगर है तो ऐड कर देंगे। चारों को ऐड करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वेज शामिल नहीं होती इसलिए इसे नॉन वेज इनकम कहा जाता है। और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में इन कैश, कर्मचारियों को कैश में जो मिलता है इन काइंड से, यानी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट पर जो मिलता है, और सोशल कंट्रीब्यूशन में मालिक द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नंबर 3 प्रॉफिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है मिक्स्ड इनकम, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। Those person who do not work for any other but they are working their self occupied business, वो अपने खुद के काम में लगे, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। They are known as self employed person, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है, सब नियोजित व्यक्ति कहा जाता है। एंड वाट एवर दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर बिजनेस दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम, क्योंकि उनकी इनकम में सारे ही फैक्टर्स का रिवार्ड इंक्लूड होता है और हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई भी एक दुकानदार है, अपनी उसकी खुद की दुकान है, खुद को उसका बिजनेस है, खुद का पैसा लगा हुआ है, खुद ही मेहनत कर रहा है, सारे काम खुद कर रहा है, और वो अगर एक महीने में अपने बिजनेस से 50,000 रुपये कमाता है तो ये उसकी मिक्स्ड इनकम होगी, क्योंकि इसमें हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि कितना उसका वेजेस है, कितना उसका रेंट है, कुछ भी अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो लोग किसी की नौकरी ना करके अपना खुद का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, और उनको अपनी बिजनेस से, अपने काम से जो भी मिलता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। और उनको मिक्स्ड इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी इनकम में से हम कुछ भी अलग अलग नहीं कर सकते। बट मिक्स्ड इनकम जो है वो भी हमारी नेशनल इनकम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज भी हमारी नेशनल इनकम का नियर अबाउट 35% जो है वो हमें मिक्स्ड इनकम से ही मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी नाम से ले सकते हैं इनको, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत का जो स्टॉक है और साल के शुरू का जो स्टॉक है उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। मीन्स चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना आपको, हमेशा क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट क्लोजिंग स्टॉक यानी जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 31 मार्च का होगा और उसका ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो पहले 1 अप्रैल का होगा। तो किसी भी साल में क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है चेंज इन स्टॉक, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है चेंज इन स्टॉक की साल के अंत में और साल के शुरू में जो स्टॉक में डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। उसके बाद होता है नेट एक्सपोर्ट। द इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, क्योंकि हम एक साल में बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों को और विदेशों से बहुत सारा हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि नेट एक्सपोर्ट का जो फॉर्मूला है हमेशा एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट लेस करेंगे, भले ही ये प्लस आए भले ही ये माइनस आए, बट फॉर्मूला बिल्कुल कन्फर्म है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर हमने जो भी एक्सपोर्ट किया है और जो भी हमने इम्पोर्ट किया है उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज नेट एक्सपोर्ट। और इसकी भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते समय बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हो गए, मिक्स्ड इनकम की जो अपना खुद का काम करते हो जो कमाते हैं, चेंज इन स्टॉक साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है और साल के शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक है इनका डिफरेंस, और नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, कभी भी इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट लेस नहीं करेंगे, हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस करेंगे। एक होता है एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या इसी का दूसरा नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। कि कोई भी कैपिटल गुड है
उसकी वैल्यू में जो भी कमी आती है, जो गिरावट आती है, जो भी रिडक्शन होता है किसी भी वजह से, आइदर नॉर्मल वियर और टियर, वो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल वियर और टियर, नंबर 2 ऑब्सोलेंस, एंड नंबर 3 कैजुअल लॉस। तो जब भी कोई कंज्यूमर कोई किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते यूज़ करता है तो उसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल वियर एंड टियर तो आता ही है। ऑब्सोलेंस क्या होता है कि जब कोई चीज़ चलन से बाहर हो जाती है तो भी डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या किसी भी कैजुअल लॉस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बाइक ली 50,000 की, 50,000 की मैंने एक नई बाइक ली। एक्चुअली क्या है कि ये इसकी वैल्यू है, ग्रोस वैल्यू है, क्योंकि मैंने इसको लिया है 50,000 में, ये इसकी ग्रोस वैल्यू है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बट अगर 1 साल के बाद अगर मैं इसको बेचने जाता हूँ तो डेफिनेटली ये 50,000 की नहीं बिकेगी, सपोज ये 35,000 की बिकेगी। ये क्या है, इसकी नेट वैल्यू है। जितने का मैंने उसको परचेज किया है वो उसकी ग्रोस वैल्यू है, बट एक्चुअली अब वो जितने में बिकेगी, जो उसकी वैल्यू रह गई है वो उसकी नेट वैल्यू है। और यहाँ पर इसमें रिडक्शन कितना हो गया, 15,000 का जो इसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये इसका डेप्रिसिएशन कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू में कमी आ गई। तो ग्रोस वैल्यू नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक होता है ग्रोस और एक होता है नेट। ग्रोस और नेट दोनों का पेयर होता है, इनके पेयर को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ग्रोस का पेयर बन रहा है नेट से, नेट का बन रहा है ग्रोस से। और ग्रोस यानी कि टोटल वैल्यू, नेट मतलब उसकी जो अब की वैल्यू है। अगर ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें नेट मिलेगा, और अगर हम कहीं भी नेट पर हैं और हमें उसका ग्रोस चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, उसी डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, जो आपको बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि ग्रोस और नेट का पेयर होता है और इनका कनेक्टिंग आइटम डेप्रिसिएशन होता है। एक्चुअली ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होता है बट नेट में नहीं होता है। इसलिए जब ग्रोस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, नेट से ग्रोस पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ग्रोस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि नेट जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होता है जबकि नेट में ऐड नहीं होता। इसलिए जब बड़े से छोटे पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और छोटे से बड़े पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रोस और नेट का पेयर बनता है और इनका जो कनेक्टिंग आइटम है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और ग्रोस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, इसलिए बड़े से जब छोटे पर जाते हैं तो हम उस कनेक्टिंग आइटम को लेस कर देते हैं, और छोटे से जब हम बड़े पर जाते हैं तो उस कनेक्टिंग आइटम को हम ऐड कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करने हैं कि ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो नेट मिलेगा, और अगर कभी आपको नेट दिया हुआ है और आपको ग्रोस कॉन्सेप्ट पर जाना है तो फिर आपको क्या करना है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है।